वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी में हम आज कॉलम क्रोमेटोग्राफी की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें, इसे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। यहां पर जो सेपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर जो रनिंग या जिसे हम क्या कहते हैं मोबाइल फेज के रूप की बात करते हैं, मोबाइल फेज के रूप में रनिंग बफर काम में आता है, रनिंग बफर काम में आता है। और स्टेशनरी फेज के रूप में बीड्स काम में आती हैं। क्या काम में आती हैं? बीड्स। बीड्स काम में आती हैं, जो कि स्फेडेक्स और स्फेरोस की बनी होती है। स्फेडेक्स या स्फेरोस की बनी होती है। जैसे स्फेडेक्स G50, G70 इस प्रकार से होती है। ठीक, अगर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए, इसे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। यहां पे जो सेपरेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज के आधार पर क्या होता है? सेपरेशन होता है। मोबाइल फेज के रूप में रनिंग बफर काम में लिया जाता है, जबकि स्टेशनरी फेज के रूप में बीड्स काम में ली जाती है, जो कि सेफेडेक्स या सेफेरोस की बनी होती है। यहां पर G50 या G70 इस प्रकार से लिया जाता है। अब G50 या G70 की बात करते हैं। देखिए, देखिए जैसे ये कोई कॉलम है, ये कोई कॉलम है, इस कॉलम में बीट्स है इस प्रकार से। बीट्स है, ये बीट्स कौन सी है? स्फेडेक्स G70। कौन सी है? स्फेडेक्स G70। अगर मैं 70,000 डाल्टन यानी 70
हजार डाल्टन, या इसे क्या कह सकते हैं 70 किलो डाल्टन से ज्यादा मोलिकुलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलिकुलर वेट 70,000 डाल्टन या 70 किलो डाल्टन है, ये डाल दो। तो ये बिना बीट्स के अंदर ये सीधे ही सेपरेट हो जाएंगे, इल्यूट हो जाएंगे। यानी अगर मैं स्फेडेक्स G70 का मैं ले रहा हूं तो 70 का मतलब है कि 70 किलो डाल्टन से ऊपर के मोलिकुलर वेट वाले जो मोलिक्यूल है वो सीधे ही एल्यूट हो जाएंगे, वो इन बीट्स के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस बीट्स के अंदर रह जाएंगे, इस प्रकार वो इन बीट्स के अंदर रह जाएंगे। तो यहां पर फेडेक्स G70 का मतलब क्या हुआ? कि 70 केडी 70 किलो डाल्टन या 70,000 डाल्टन से अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल बीट्स के अंदर गए बिना, बीट्स के अंदर गए बिना सीधा इल्यूट हो जाएंगे। यानी सबसे पहले इल्यूट कौन होगा? जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा, सीधा इल्यूट हो जाएंगे। सीधा इल्यूट हो जाएंगे। यानी सबसे पहले इल्यूट रेट की बात की जाए, इल्यूट रेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लार्ज मॉलिक्यूल बाहर आएगा, फिर इंटरमीडिएट, और सबसे लास्ट में स्मॉल। देखो यहां पे जो 70 है इसका मतलब क्या है कि 70,000 या 70 केडी से अधिक जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट है वो सीधे ही क्या हो जाएंगे? इल्यूट हो जाएंगे। लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो इन बीट्स के अंदर चले जाएंगे, जिस कारण से उनका इल्यूशन क्या होगा? लेट होगा, इल्यूशन लेट होगा। तो सबसे पहले जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो बाहर आएंगे, फिर इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूल है वो बाहर आएंगे, और सबसे लास्ट में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये जैसे अलग अलग प्रकार के ये G50 भी हो सकता है। तो G50 का मतलब क्या होगा कि 50,000 डाल्टन या 50 केडी से अधिक वाले मॉलिक्यूल सीधे ही सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रकार अलग अलग इसकी ये हो सकती है, ये इसकी वैरायटी को शो करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
देखिए ये है रनिंग बफर, सबसे पहले रनिंग बफर को इस कॉलम में एंटर करवाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो रनिंग बफर होगा उस कॉलम उसको कॉलम में एंटर करवाएंगे। डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा तो उसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो बफर है, हमें तो सैंपल को कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो रनिंग बफर है उसको क्या करवाएंगे, सबसे पहले इस कॉलम में एंटर करवाएंगे। ये क्या है, देखा जाए तो ये बीड्स है। क्या है, बीड्स है जो रेजिन की बनी हुई है, रेजिन की बनी हुई है। और जो रनिंग बफर होगा वो सीधा ही बाहर निकल जाएगा, उसे डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा लेकिन कलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों कलेक्ट करना, क्योंकि वो बफर ही तो है, रनिंग बफर ही तो है, या यूं कहूं तो मोबाइल फेज ही तो है, सैंपल थोड़ी है। और स्टेशनरी फेज के रूप में हमने बीट्स ले ली, तो जो पहले जो निकलेगा उसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा, इसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे ही सैंपल अंदर आएगा डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा, उसे कलेक्ट किया जाएगा और सबसे पहले ऊपर एक इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ठीक है, फिर बफर आएगा, ये फिर बफर आ गया तो बफर को कलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर जो दूसरा सैंपल है जब वो एंटर करेगा तो फिर एक ग्राफ हमें मिलेगा। सबसे पहले लार्ज मॉलिक्यूल बाहर आएगा, सबसे पहले बाहर कौन आएगा, लार्ज मॉलिक्यूल बाहर आएगा, वो हम देख चुके हैं। तो सबसे पहला ग्राफ लार्ज मॉलिक्यूल के लिए होगा और जो दूसरा ग्राफ है वो किसके लिए होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा, ग्राफ किस किस के बीच में होगा, इस तरफ लेंगे वॉल्यूम, ये हमें स्क्रीन पे दिखेगा ग्राफ, बेसिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे ये ग्राफ दिखेगा। ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और ये चीज क्या होगी, एब्जॉर्प्शन, जैसे एबीएस से शो कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले रनिंग बफर को यहां पर एंटर किया जाएगा, रनिंग बफर सीधा ही क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा लेकिन कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रनिंग बफर को क्या क्यों कलेक्ट करना, तो जो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जैसे ही पहला सैंपल इसने एंटर किया, दोनों सैंपल एक साथ एंटर किए, तो सबसे पहले इल्यूट कौन सा होगा, सबसे पहले जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो इल्यूट हो जाएंगे। जैसे ही लार्ज मॉलिक्यूल इल्यूट होंगे डिटेक्टर उसे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और कलेक्टिंग डक्ट में भेज देगा और उसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइन आएगी। कुछ देर बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे जो बीट्स के अंदर चले जाएंगे, ये देखो वो बाहर आएंगे। ठीक है, जैसे ही वो बाहर आएंगे फिर एक ग्राफ बनेगा जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए होगा और फिर इस प्रकार से ये सारा प्रोसीजर आगे चलेगा। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं और इस वॉल्यूम को समझते हैं, इस कॉलम को समझते हैं। ठीक है, ये कॉलम है ना, इस कॉलम को समझते हैं। जैसे ये कोई कॉलम, इन कॉलम में क्या प्रेजेंट है, बीट्स प्रेजेंट है। इस प्रकार से
क्या प्रेजेंट है? बीट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस कॉलम में दो प्रकार के वॉल्यूम है। एक है वी आई, जिसे कहते हैं इंटरनल पोर वॉल्यूम। ऐसा वॉल्यूम जहां पर ये बीट्स प्रेजेंट है। रेजिंग के ये जो बीट्स है ये क्या है? प्रेजेंट है। और एक आएगा वीओ, वर्ड वॉल्यूम, जहां पर बीट्स क्या होंगे? एब्सेंट। देखो, इस कॉलम में कुछ जगह ऐसी है जहां पर बीट्स प्रेजेंट है, उस वॉल्यूम को बोला इंटरनल पोर वॉल्यूम। इंटरनल पोर वॉल्यूम जहां पे बीट्स क्या है? प्रेजेंट है। कुछ वॉल्यूम ऐसा है जहां पे बीट्स क्या है? एब्सेंट है, उन्हें क्या बोला? वॉइड वॉल्यूम बोला। और टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वीओ प्लस वी आई। ठीक, अब मैं ग्राफ की बात करूं। ग्राफ आएगा ऐसे, ये वॉल्यूम था और ये क्या था? एब्जॉर्प्शन था। यही दो चीजें थी। ठीक है, वॉल्यूम और एब्जॉर्प्शन के बीच में क्या आया? ग्राफ आया। सबसे पहले हमने यहां पर बफर एंटर करवाया था। जब बफर एंटर करवाया तो कोई ग्राफ नहीं आया था, स्ट्रेट लाइन आई थी। यानी जो बफर था वो कहां से एंटर हुआ था? वॉइड वॉल्यूम से, जहां पर बीट्स एब्सेंट थे वहां से गया था बफर। इस प्रकार से रनिंग बफर या मोबाइल फेज। मोबाइल फेज बीट्स के अंदर तो एंटर की नहीं, तो जो वॉल्यूम उन्होंने कवर किया, कौन सा वॉल्यूम कवर किया? वॉइड वॉल्यूम कवर किया। ठीक, फिर ए मॉलिक्यूल सेपरेट हुआ जो कि लार्ज साइज का मॉलिक्यूल था, फिर बी मॉलिक्यूल सैंपल में सेपरेट हुआ जो कि स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल था। इसको बोला वीई, वी एल्यूट ए, इसको बोला वी एल्यूट बी। वी एल्यूट ए और वी एल्यूट बी। ठीक है, अगर मैं वीई की बात करूं, अगर वीई जल्दी मिलेगा, देखो यहां पे वीई जल्दी मिल गया तो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे। अगर वीई जल्दी मिलेगा तो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे। अगर वीई लेट मिलेगा तो कैसे होंगे? स्मॉल साइज के। लेकिन वीई पे हम केवल वीई पे डिपेंडेंट नहीं है, हम केवल वीई के आधार पर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वीई यहां पर टोटल वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। मान लीजिए मैं इस कॉलम का साइज बढ़ा दूं, तो यहां पर ए को इल्यूट होने में ज्यादा समय लगेगा, तो ग्राफ थोड़ा सा और इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल इल्यूट हुए। ये तो खुद डिपेंडेंट है टोटल वॉल्यूम पे या पैकेजिंग पे, पैकिंग पे। इनकी पैकिंग कैसे हुई अंदर? तो केवल वीई के आधार पर हम यहां पर इसको नहीं बता सकते। इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। अब उसकी बात करते हैं। जैसे अब बात करते हैं किसकी? केडी। इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। केडी का एक फॉर्मूला होता है। केडी का फॉर्मूला होता है वी ई माइनस वी
ओ अपॉन वी आई। और केडी का मान 0 से 1 के बीच में होता है। केडी का मान कितना होता है? 0 से 1 या 0 से 1 के बीच में होता है। कैसे? अभी देखते हैं। जैसे मैं मॉलिक्यूल ए के लिए देखूं, मॉलिक्यूल ए की बात करूं, ए मॉलिक्यूल की बात करूं, तो फॉर्मूला वही है, के डी इज इक्वल टू वी ई किसका आएगा? अब ए का ई आएगा, माइनस वी ओ अपॉन वी आई। ए का और इसमें से वी ओ कम कर देंगे। देखो ये तो आ गया ए का वी ई, ये आ गया ए का, इसमें से वी ओ कम कर देंगे। ठीक है, लगभग बराबर। ये देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैं इनको 0 लिख सकता हूं क्या? ऊपर वाले वॉल्यूम को क्या लिख दूं? 0। तो केडी भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देख लो लगभग बराबर ही तो है। वी ई में से वी ओ कम करेंगे तो इतना की तो बचेगा, लगभग 0 के बराबर ही आएगा। देख लो वी ई ये है, वी ओ ये है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर बी के लिए, मॉलिक्यूल बी के लिए, तो बी का वी माइनस वी ओ तो वही रहेगा बटा वी एल। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूले से V मॉलिक्यूलर B के लिए KD का मान आएगा, और कितना आएगा? 0 से 1 के बीच में। असल में KD से भी नहीं पता चलता। अगर मैं बात करूं कि ये VA कौन है, VB कौन है, हमें कैसे पता चलेगा कि VA कौन है और VB कौन है? हमें कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा K एवरेज से। अब बात करते हैं K एवरेज की। अच्छा, K एवरेज कैसे निकलेगा? KD से निकलेगा। देखो अब बात करते हैं किसकी? के एवरेज की। केडी का फॉर्मूला क्या था? वी ई माइनस वी ओ अपॉन वी आई। वी आई की वैल्यू रख लो, वी ओ उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? वी टी माइनस वी ओ बराबर वी आई। तो केडी को अब डी नहीं लिखेंगे, के एवरेज लिख देंगे। क्या आएगा? वी ई माइनस वी ओ अपॉन वी आई की वैल्यू वी टी माइनस वी ओ, ये आ गया के एवरेज। अब के एवरेज का मान कैलकुलेट करें, और के एवरेज के मान से ही हम मॉलिक्यूल की पहचान कर पाएंगे कि ए मॉलिक्यूल कौन सा है, बी मॉलिक्यूल कौन सा है। कैसे पहचान करेंगे अब वो देखते हैं। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, देखिए। अब बात करते हैं किसकी? रेफरेंस कर्व की। रेफरेंस कर्व की। ऊपर की तरफ है के एवरेज, और यहां पर है लोग में मॉलिक्यूलर वेट, और ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जैसे ये है आइसोलेन, ये है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्सिन और बीएसए। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू है वो आएगी 4.2 लोग में, यहां पर 4.4, यहां पर 4.5, यहां पर 4.8। ठीक, और यहां पर हम जानते हैं वैल्यू कितनी आती है?
0 से 1 के बीच में आती है। इस प्रकार से यहां पर के एवरेज का जो मान आएगा वो आएगा 0.2 के आसपास, यहां पर मान जो आएगा 0.3 के आसपास, यहां पे 0.4 के आसपास और यहां पर 0.8 के आसपास। इस तरह मान आएगा। जैसे हम के एवरेज को कैलकुलेट करेंगे वो आया 0.4, फिर हमने क्या देखा लोग में मोलिकुलर वेट वो आया 4.4, तो हमने क्या बोला ये क्या है काइमोट्रिप्सी वजन है। जैसे कि एवरेज का मान आया 0.3 और लोग में मोलिकुलर वेट आया 4.5, हमने क्या बोला ये पैक्सी है। इस तरह से हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी द्वारा इनका पहचान कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स की। अच्छा इसके और नाम क्या थे, एक तो था जेल फिल्ट्रेशन, एक जेल परमिएशन, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ है। स्फेडेक्स जेल इज कॉमनली यूज्ड इन, स्फेडेक्स जेल कहां यूज की जाती है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में नहीं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में नहीं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में बिल्कुल, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी बोल दो, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी बोल दो, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बोल दो, उसमें यूज की जाती है। ठीक है।